चलिए अगला हेडिंग डालिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब अभी तक हम लोग इस क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे, जो कुछ ऐसे हुआ करता था आपका, है ना, इस तरह से हुआ करता था। और अब जो है हम ये जब पैरेलल डिस्टेंस हो जाए तब कैसे निकालेंगे, तो इस क्यू वाला कहानी इसमें नहीं लग पाएगा, है ना। क्यों नहीं लग पाएगा, उसका कारण भी जान सकते हो ऐसे, है ना। ये से मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये हमको डी निकालना है, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का इक्वेशन अगर मान लो हम लिख दे रहे हैं, चाहे इसी का पहले लिख रहे हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस या ए1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो इसका भी इक्वेशन में क्या होना चाहिए अगर दोनों पैरेलल है तो बस a2 बदलेगा, क्योंकि a2 क्या होता है एक्चुअल में, इस लाइन पर कोई पॉइंट, जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि दिस इज a2 वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो जो लेमडा के बाद होता है ना, वो दोनों का क्या होना चाहिए, या तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक काम करते हैं इसको म्यू लिख देते हैं, या तो लेमडा के बाद या म्यू के बाद दोनों का दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो लाइन का डायरेक्शन होगा वो म्यू के बाद वाला वेक्टर के बराबर होता है। तो बी वेक्टर्स के ये लाइन पैरेलल है और ये भी बी वेक्टर्स के पैरेलल होगा, तभी माना जाएगा कि ये क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि दो लाइंस को पैरेलल तभी समझा जाता है जब यहाँ का जो म्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है और लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो या तो प्रोपोर्शनल हो या बराबर हो, और ए वेक्टर से पास कर रहा होता है हमारा वेक्टर a1 वेक्टर से और a2 वेक्टर से, मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन। तो आखिर क्यों नहीं आता है, आखिर वो इस क्यू लाइन से क्यों नहीं आता है, थोड़ा सा चर्चा कर दे या रहने दे, कर देते हैं। देखो इस क्यू लाइंस में होता क्या है, पहले देखो, जैसे ये दो इस क्यू लाइंस हुआ करता है ऐसे, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट हुआ करता है a1 वेक्टर और यहाँ पे एक पॉइंट होता था a2 वेक्टर। तो इस वेक्टर का आप लेते थे प्रोजेक्शन किस वेक्टर के अलॉन्ग, तो PQ वेक्टर के अलॉन्ग, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअल में अगर आप इसे लिख दें AB, तो आपको ये डिस्टेंस D बराबर बताया गया था कि D डिस्टेंस क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ BA वेक्टर, है ना, या AB वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, AB वेक्टर along PQ वेक्टर। यही डेफिनेशन दिए थे ना हम जब हम प्रूफ कर रहे थे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो अगर AB वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है तो AB का तो वेक्टर लेते हैं, और PQ के अलॉन्ग लेना है तो PQ का हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो PQ का जो डायरेक्शन होता था, याद कीजिए क्या हुआ करता था, ऐसा लाइन जो हमारा क्या है, लाइन L1 के भी पैरेलल है और लाइन L2 के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल जो, सॉरी क्या बोल दिए, लाइन L1 के और L2 के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये PQ जो था वो डायरेक्शन कैसा ले रहा था, लाइन L1 और लाइन L2 के परपेंडिकुलर, जो कि आपको हम ये दिखाए थे, याद कीजिए, ये दिख रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर ये लाइन दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर,
यही वो लाइन है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू जो है हमारा यही इसी के अलोंग चाहिए था। तो पी क्यू जो है ऐसा लाइन था जो L1 के भी परपेंडिकुलर था और L2 के भी परपेंडिकुलर था। तो पी क्यू का जो यूनिट वेक्टर आया करता था, बस इसको दिमाग में रखो कि वो क्या था एक्चुअल में, L1 के भी परपेंडिकुलर और L2 के भी परपेंडिकुलर। तो फार्मूला तो हमें याद ही है ए बी वेक्टर का, ये A1 माइनस A2 वेक्टर और डॉट पी क्यू का कैप लेंगे तो क्या होगा, इस L1 का भी डायरेक्शन बी ही वेक्टर है और L2 का भी डायरेक्शन बी ही वेक्टर है ना, दोनों लाइन का डायरेक्शन बी वेक्टर के अलोंग। तो जब हम ये करेंगे, मतलब आप यहाँ पे लिखते थे ना B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो B1 क्रॉस B2 करोगे तो B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा और B वेक्टर का क्रॉस B के साथ ही लोगे तो 0 हो जाएगा। B वेक्टर का क्रॉस B ही वेक्टर के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए बी साइन थीटा से। अगर A क्रॉस B डिफाइंड होना है तो वो होता है ए बी साइन थीटा और थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो अगर B वेक्टर और B वेक्टर सेम है तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और जिसके चलते साइन 0 कर देगा। तो हमेशा डिस्टेंस तब तो 0 आएगा। तो वो आप मतलब करोगे ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो। काहे नहीं कर सकते हो, काहे कि जब तुमको बताया गया था कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकालिए, तो आप स्क्यू लाइंस पहले समझिए कि स्क्यू लाइंस तभी यूज होगा जब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। ना तो वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, दोनों क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, कटना नहीं चाहिए एक दूसरे से, एक हवा में दूसरे जगह निकल रहा है तो एक इधर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ना इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को लाइन और ना ही पैरेलल हो। तो तब का ये फार्मूला था। तो लाइन को हम पहले ही आइडेंटिफाई करने बता चुके हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि लाइंस पैरेलल है या फिर क्या है, नॉन पैरेलल है। लेमडा के बाद वाला जो मल्टीप्लाई है ना, वही लाइन का डायरेक्शन को डिसाइड करता है। और यदि लाइन का डायरेक्शन दोनों हम देखें और एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है तो समझ जाएंगे कि लाइंस स्क्यू है ना। अब ये भी हो सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्यू ही होगा। हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर जाए, इसका डायरेक्शन अलग इसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन इंटरसेक्ट तो कर सकता है। तो वो उस समय जब डिस्टेंस निकालोगे ना स्क्यू लाइंस के बीच का, तो निश्चित रूप से 0 आ जाएगा, क्योंकि उस समय लाइंस एक्चुअल में अब ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया होगा जब लाइन स्क्यू रहा होगा। और अगर हम बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन तो इस लाइन का और इस लाइन का अलग है ही, है ना। तो हम अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो होगा यूज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या, इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला ये भी प्रूफ करने में यूज हो जाता है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन दो स्क्यू लाइंस निकालते हैं और वो 0 हो जाए, तब वो क्या प्रूफ हो जाता है अपने आप कि लाइन इंटरसेक्टिंग था। तो चलिए अब हम लोग पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करते हैं।